सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली आप लोगों तक? गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, राम राम। चलिए, टॉपिक हमारा इंटेलिजेंस चल रहा था। लाइव क्लासेस में बुद्धि में पढ़ा रहा था। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी, कमेंट वाली एलईडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अपनी क्लास नहीं ले पाए। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में लाइव क्लासेस के दौरान रिकॉर्डेड पूरा बुद्धि डाल रखा है, बट लाइव में थोड़ा सा अपने अलग वे में पढ़ा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं और वो पढ़ा है तो वो भी दोनों बेटर है, याद रखना। मैंने अब तक आप लोगों को जो पढ़ा है इसमें बुद्धि का अर्थ बता दिया, मानसिक योग्यताओं का संगठित रूप है। फिर हमने बुद्धि की परिभाषाओं की चर्चा की, परिभाषाएं सभी आपको देखनी है। परिभाषाओं के बाद बुद्धि की प्रकृति चर्चा की, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, और उसमें मैंने 4 से 5 बिंदु बताए थे आपको कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, मध्य किशोर अवस्था तक विकास होता है, वंशानुक्रम वातावरण का परिणाम होती है, और लिंग का बुद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ता, और बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ये 5 बिंदु आपको जरूर देखना है। उसके बाद मैंने बुद्धि के प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, इन तीनों को आपको समझा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद रखना। उसके बाद हमने बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा, जिसमें एक तरफ कार्य के सिद्धांत थे, एक तरफ प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत थे। ये सब सिद्धांतों को मैंने समझा दिया था। स्पेशली यदि रीट का एग्जाम देते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर को अच्छे से पढ़ के जाएं। सेकंड ग्रेड देते हैं तो गिलफोर्ड का त्रिआयाम पढ़ के जाएं। कोशिश ये करें कि जो चीजें मैंने पढ़ाते समय आपको बताई हैं कि इनको देखना, उनको जरूर देखना है। ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए टॉपिक एक बोनस है, मतलब उन्हें एक्स्ट्रा में पढ़ना है, सीधा सिलेबस में नहीं है। उन्हें केवल इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि पढ़ना था, और संवेगात्मक बुद्धि मैंने उनके रिकॉर्डेड में बहुत शानदार तरीके से डाल रखा है, तो वो आप देख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जो रिकॉर्डेड में संवेगात्मक बुद्धि का डाला है, ये टॉपिक में से कुछ पर्सन पूछे गए जरूर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आते रहेंगे। लेकिन चूंकि आप लोगों को एक फायदा देने के लिए कि आप चाहे सेकंड ग्रेड दें चाहे रिट दें, आप बुद्धि टॉपिक को आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े, तो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को मैंने इसलिए जोड़ा है। अनुप्रिया जी कह रही है सर मेरी लाइफ, कौन? सुरेश जी कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। अनुप्रिया जी गुड, वेरी गुड इवनिंग। सुरेश जी, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सभी के हैं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये लगता होगा कि धीर सर इतने बड़े पद पे हैं और इतना बड़ा नाम है, तो इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को व्यक्त कर देते हैं, कुछ लोग व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ लोग दर्द को दबा लेते हैं और कुछ दर्द को बता देते हैं। कहानी सबकी जिंदगियों की एक ही है, बस ये दौड़ है, रेस ऑफ कोर्स है, जिसमें हमें दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ चीजों को चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। बस आप किस रूप में जिंदगी को जी जाते हैं, यही लाइफ है, याद रखना। और मैं हमेशा इस चीज को ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूं कि बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत सुंदर है। इसको हल्के में मत लेना आप। प्रॉब्लम्स इसका पार्ट हैं, बट इनके सामने झुक जाएंगे, ये गलत बात है, याद रखना। इंग्लिश टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है क्या राहुल जी? प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, वैसे फर्स्ट ग्रेड में नहीं। सर बड़े दिन बाद में है। यस यस, हाँ, मैं बात कर रहा था बुद्धि टॉपिक में, और बुद्धि में अपन बात करेंगे आज मापन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक प्रश्न आएगा आज वाले पार्ट में से। 2 प्रश्नों का मैटर मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, बुद्धि का मापन, मेजरमेंट। बहुत सिंपल वे में तैयार करना है। मैं एक एक चीज बताऊंगा आराम से। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है, तथ्यात्मक है, तो थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम हो सकती है, बट समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा।
मैं एक एक चीज बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले 5 से 7 वो चीजें बता रहा हूं जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, इनको समझ लें। सबसे पहले पहली चीज, बुद्धि मापन का जन्मदाता, ठीक है ना, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया, और इसके प्रति जो भी आपकी कंफ्यूजन है इसको दूर कर देना। प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने। कौन है प्रतिपादक? अल्फ्रेड बीने इसका प्रतिपादक है। किसका प्रतिपादक है? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता यदि आपसे पूछता है तो आपको अल्फ्रेड बीने बताना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण माना था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इन्होंने कौन सा परीक्षण बनाया था। आप तो पहली लाइन ये लिख लो, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि मापन का जन्मदाता किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बीने को, क्योंकि इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता पूछे तो अल्फ्रेड बीना करना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आज की क्लास का यही है, लिख लो मेरे साथ साथ, ठीक है। नंबर 2, मानसिक आयु का विचार, एमए मेंटल एज, मानसिक आयु का विचार। ये केमिस्ट्री स्कूल लेक्चर 2012 में आया हुआ प्रश्न है। मानसिक आयु का विचार किसने दिया है? तो मानसिक आयु को सबसे पहले आपको यह समझना है, गुरुजी मानसिक आयु क्या होती है? तो मानसिक आयु का मतलब ये होता है कि हम किसी भी समस्या को समाधान जो करते हैं वो एज, ठीक है। जैसे आपकी वास्तविक आयु है 24 साल, लेकिन यदि आप 30 साल की आयु के बच्चों की समस्या का समाधान कर देते हैं तो आपकी मानसिक आयु कितनी मान ली जाएगी? 30 साल। तो ये जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है, क्या है? ये मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो अल्फ्रेड बीने ने दिया है। किसने दिया है? यानी सेम व्यक्ति ने दिया है 1908। 2 प्रश्न बताए मैंने, दोनों समझ में आए कि नहीं आए? बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बीने को। कब दिया? 1905 में दिया, ठीक है। और मानसिक आयु का जन्मदाता किसको माना जाता है? अल्फ्रेड बीने को। ये कब दिया इसने? 1908 में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन दोनों को देख के जाना, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता और मानसिक आयु का जन्मदाता। मानसिक आयु को मतलब समस्याओं को समाधान करने की आयु। 3 नंबर पे तीसरा प्रश्न, मतलब एक प्रश्न बता रहा हूं आपको, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग। देखो 2 चीजें याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार, ये सेम लैंग्वेज आई हुई है। सर्वप्रथम विचार या सुझाव किसने दिया? यदि सर्वप्रथम शब्द आता है विचार या सुझाव का तो आपको करना है विलियम स्टर्न। इसने 1912 में बुद्धि लब्धि का सबसे पहले विचार दिया था, MA/CA, केवल इतना ही दिया था। याद रखना, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है। आज के बाद इस प्रश्न को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साहब बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सुझाव या सबसे पहले विचार किसने दिया? तो बिना सोचे विचारे करना है, विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। लेकिन इन्होंने जो फार्मूला दिया वो केवल इतना ही था, MA/CA, मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज, वास्तविक आयु। CA का मतलब क्रोनिकल एज, स्थैतिक एज, और MA का मतलब मेंटल एज, ठीक है। तो सर्वप्रथम शब्द आएगा सुझाव या विचार, तब तो आपको करना है विलियम स्टर्न। क्या करना है? विलियम स्टर्न। और यदि यही प्रश्न ही आता है, बुद्धि लब्धि के सूत्र को विकसित किसने किया, ठीक है ना, या पूर्ण सूत्र किसने दिया, तो आपको करना है टर्मन। क्या करना है? टर्मन। टर्मन ने 1916 में यह सूत्र दिया था, MA/CA गुणा 100। अब देख लो, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र या विचार किसने दिया? तो विलियम स्टर्न करना है। और बुद्धि लब्धि का जो वर्तमान सूत्र है इसको विकसित किसने किया? तो उत्तर करना है टर्मन, 1916। और इनका फार्मूला क्या था? MA/CA गुणा 100, ठीक है। MA/CA गुणा 100, हाँ 1916 में दिया, 1916 में दिया है। टेस्ट में नंबर लाने के रात दिन पढ़िए। कौन टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा मत सोचिए, इतना प्रेशर मत लें टेस्ट को लेकर। आप इजीवे में देख के आए, रिलैक्स मूड में देख के आए, ठीक है ना। ये टेस्ट में मेंटली आपको तैयार कर रहा हूं, याद रखना। अभी आपके जैसे सेकंड ग्रेड का जो हमारा कोर्स था उसके सभी टेस्ट हो गए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के भी सभी टेस्ट एक बार हो गए।
अब मैं दोबारा कोशिश करूंगा, दोबारा एक सीरीज शुरू करेंगे, उसमें कोर्स के तहत अपन दोबारा उसमें टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके, तो दोबारा एक नए सीरीज से शुरू कर देंगे और इंप्रूव करें, मतलब बार बार अभ्यास करें, अच्छा होगा, याद रखना, ठीक है ना। बट ये जरूरी नहीं कि इस बार जो टेस्ट शुरू होंगे उनमें वीडियो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है, तो टेस्ट बार बार लेते जाएंगे, बट वीडियो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो सॉल्यूशन सबके होने जरूरी नहीं है, आपने कोर्स ले लिया तो वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत भी नहीं। हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की टेस्ट सीरीज सबसे शानदार टेस्ट सीरीज है हमारी, हिंदी की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, मतलब उस टेस्ट सीरीज में से अधिकतर पेपर आ जाएगा, कोशिश ये है। टेस्ट सीरीज में तो सभी में हमारा यही उद्देश्य है, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हम, आगे भी हम जो टेस्ट सीरीज लाएंगे वो बेस्ट से बेस्ट लाएंगे। ये लिख लिया, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सुझाव विचार विलियम स्टर्न करना है 1912 MA/CA, और विकसित किसने किया तब उत्तर करना है टर्मन 1916। आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का विकास सुधार कौन से विश्वविद्यालय से हुआ, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, यानी टर्मन का संबंध स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से था, तो इन्होंने 1916 में ही टेस्ट बनाया था, उसी में उन्होंने MA/CA गुणा 100 दिया, ठीक है। अब इनके प्रश्न ये भी पूछ लेगा कि जैसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे कि आपको यह भी निकालना आना चाहिए कि MA/CA गुणा 100 का मतलब क्या होता है। तो 12 साल भी की मानसिक आयु है, 10 वर्ष वास्तविक आयु है, तो भी की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 120। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह बालक किस श्रेणी का बालक होगा, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 120 बुद्धि लब्धि वाली कैटेगरी कौन सी होती है, सुपीरियर होती है या वेरी सुपीरियर होती है या सृजनात्मक होती है या प्रतिभाशाली होती है। तो आपको जो टेबल है बुद्धि लब्धि की वो भी याद करनी पड़ेगी, वो भी बताऊंगा मैं, तो टेबल भी याद करनी है, यानी आपको उस टेबल में ये पता होना चाहिए कि इतनी बुद्धि लब्धि वाला बच्चा इस श्रेणी में आता है, और MA/CA गुणा 100, ये एक प्रकार से इसका फार्मूला हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई बच्चे को डाउट है क्या जो समझ में नहीं आया? मैंने 4 चीजें बताई हैं। मानसिक परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने 1905, मानसिक आयु का विचार किसने दिया, अल्फ्रेड बिने 1908, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सुझाव विलियम स्टर्न MA/CA, और बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र विकसित किसने किया, टर्मन 1916 MA/CA गुणा 100। यहां तक कोई टेंशन नहीं किसी को, मेरे कोडिंग बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, एक एक डिस्कशन कर दूंगा, आप चिंता मत करो, बस थे रिलैक्स रिया को, तनाव मत लियो साइकोलॉजी लेके, मैं एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखना, अब नॉर्मली ये है, कई बार क्या होता है कुछ चीजें बड़ी यूं चलती हैं, मैं आपको एक बताऊं, जैसे मैं अभी फार्मूला चर्चा कर रहा हूं, एक फार्मूला है शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, एक है उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। कई बार क्या होता है अपन जिन चीजों को यूं समझते हैं ना कि यार ये आता तो है नहीं, क्यों पढ़े इसको। अब देखो इनमें क्या होता है, मैं 2011 से स्पेशली मैंने कोचिंग में, 2008 से मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया, 2011 में मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया, तो मैं हमेशा से इनको लिखाता रहा हूं कि शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। 2017-18 में उदयपुर में पढ़ा रहा था मैं, तो एक बैच था पीटीआई का, तो मैंने सोचा यार मैं हमेशा पढ़ाता हूं इनको, जबकि मैंने किताब में डाल रखा है इसको, पीटीआई की सेकेंडरी किताब में, मैं सोचा यार हमेशा पढ़ाता हूं, आते तो है नहीं, क्यों पढ़ाएं इनको, छोड़ दें। मेरे मन में ऐसा विचार आया और मैंने छोड़ दिया, मतलब एक ही बैच में, बाकी सब बैचों में मैंने लिखा है, एक बैच में मैंने छोड़ दिया कि यार ये कभी नहीं आता है, इसको छोड़ देते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में यही प्रश्न आया, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो कई बार क्या होता है अपने को ऐसा लगता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दे रे यार, और एग्जाम हॉल में जाते वो चीज सामने आ जाती है। तो इसके बाद मैंने तय किया कि छोड़ूंगा नहीं, क्लास में लगभग चीजें लिखाऊंगा, क्योंकि छोड़ता हूं ही आता है। और एक बिंदु और बताऊंगा इसी टॉपिक का, वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया, ऐसे ही मैंने एक बैच में मैंने छोड़ा था सिक्कर में, और वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ गया। तो कई बार क्या होता है कि एक संजोग होते हैं, तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि पढ़ो ना, तब ये चीजें मत लाया करो कि यार ये नहीं आएगा, देख लो एक बार, हल्का सा देख लेना चाहिए, ठीक है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, क्या है, विलियम वुंट। न्यू कोर्स में सर न्यू टेस्ट दीजिए सर, पूजा जी रीट कोर्स में, हाँ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो फ्री टेस्ट सीरीज वाले में भी वही रीट के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं, बाकी और करवा देंगे पूजा जी, टेंशन नहीं लें आप। सर आवाज नहीं आ रही है, राजवीर जी आवाज तो आनी चाहिए, सब बच्चों को आ रही है सर, दिख नहीं रहे आप। अरे यार प्रियंका जी आप आते ही क्या हो जाता है,
कितना सुंदर नाम है प्रियंका जी, और आपको दिख नहीं रहा हूं। मैं नहीं दिखूंगा तो कैसे काम चलेगा अपना। प्रियंका जी कह रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, एक कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। प्रियंका जी कहाँ गए आप? दिख रहे हो? दीप्ति करिए दिख रहा हूं। अरे यार इतना हैंडसम बंदा आपको दिख नहीं रहा है, बताओ क्या प्रियंका जी, क्या आप तो मेरी बड़ाई खुद ही कर लेता हूँ मैं, आप लोग तो करते नहीं हो, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ कि दिख रहे हो सर, वेरी गुड। प्रियंका जी यही हूँ, यही हूँ क्या? तो दिख रहा हूँ प्रियंका जी, आप देखो अपनी आंखें खोलो, आंखों को खोलो और खोल के देखिए सर आपके सामने है, मुस्कुरा रहे हैं आपकी तरफ देख के, आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा हूं मैं, बोलिए, इमेजिन कर रहा हूं आपको। ओके ठीक है, अब देखना है शैक्षिक लब्धि क्या होता है और उपलब्धि लब्धि क्या होता है, इन दोनों को समझिएगा। ठीक है, तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र है, मतलब शैक्षिक लब्धि अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का मतलब होता है ईए बट्टा सीए गुणा 100। ठीक है, अब थारे समझ में आओ कि गुरुजी ये क्यों है। ये को मतलब हुआ एजुकेशनल एज, सी का मतलब क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु, ठीक है, जो डीओबी है आपकी, और गुणा 100 यानी शैक्षिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है ना, शैक्षिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। शैक्षिक आयु का मतलब हुआ जहाँ पहली क्लास को टाबर 6 साल को टाबर पहली क्लास में, 7 साल को दूसरी क्लास में, तो ये एजुकेशनल एज होती है। तो शैक्षिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। और उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसमें इतना ही चेंज करना है, ईए बट्टा एमए गुणा 100। ठीक है ना, इतो ही चेंज करना है थाने, ईए बट्टा एमए गुणा 100। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ईए बट्टा सीए गुणा 100, और उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ईए बट्टा एमए गुणा 100। प्रियंका जी कह रहे हैं सर आप दिख नहीं रहे हैं, आप ना दिख रहे हैं गुरुजी, आवाज आ रही है। प्रियंका जी आपका नेटवर्क इंटरनेट कमजोर हो सकता है इसलिए नहीं दिख रहा मैं, बाकी आवाज आ रही है तो आवाज को फील कर लो आप, तो ऐड हो जाएगी ना। हाँ, ये हर क्लास, ये जो भी क्लास है वो सब कोर्स में ऐड हो जाएंगी। रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आप कभी भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस को आप दोबारा भी कभी भी देख सकते हो, लाइव में जाके याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि इस समय आप देख रहे हैं, बस इस समय देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार सर सामने है, सर से मैं ऑफलाइन क्लासेस के तर्ज पे पढ़ रहा हूं, बस ये फीलिंग लाने का एक प्रयास है। ओके, क्लास का टाइमिंग 8:30 से रहेगा, कल भी 8:30 बजे रहेगी। वीक में 3 दिन लगभग क्लास रहेगी। मैं 3 दिन तो जयपुर जाऊंगा, जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूंगा, मैं पर्सनल बेस शुरू करूंगा, तो 3 दिन में कोशिश करूंगा कि लाइव आ जाऊं। इमरजेंसी हो जाए ना कई बार तो बात अलग है, बाकी लगभग तो मैंने लाइव करवा दिए टॉपिक, अधिगम करवा दिया, बाल विकास करवा दिया, ठीक है, समायोजन करवा दिया, व्यक्तित्व पढ़ा दिया, बुद्धि चल रहा है, उसके बाद अपन रुचि अभिवृत्ति आदत इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वे विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग हो गए लाइव में वैसे, और दोबारा देख लेंगे फिर कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आपकी। जयपुर में कहां पे? जयपुर में गुजर की थड़ी के आसपास शुरू करूंगा, या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर करूंगा, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया शैक्षिक लब्धि उपलब्धि लब्धि। शैक्षिक लब्धि में इतना याद करना है, शैक्षिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100, और उपलब्धि लब्धि जो अपन ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं, शैक्षिक आयु बट्टा मानसिक आयु गुणा 100। तो ये याद रखना, ठीक है ना, वेरी गुड, ये याद देख के जाना ना, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा ना कि इसलिए आगे कई बार आ जाते हैं। अब इसी के साथ दो चीजें और देखनी है, एक तो होता है बेसल वर्ष। अब देखो इसी की बात कर रहा था मैं, सेकंड ग्रेड में मैंने इस 2018 में इसको छोड़ दिया था, जबकि मेरे 2011 के नोट्स भी आप देखोगे ना कि भाई अब तक गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग 17,000 प्लस मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, 17,000 प्लस मेरे से जो प्रत्यक्ष पढ़े हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में है। तो मान लो कि 2011, 12, 13 की बड़ी बढ़ती, सेकंड ग्रेड में भी खूब बच्चे पढ़े हुए लगे। तो यदि आप उनसे भी पूछोगे ना कि सर देसर ने पढ़ाया था क्या, तो 11 के नोट्स में भी मिलेगा आपको बेसल वर्ष क्या है। लेकिन मैंने 18 में सोचा यार ये आता तो है नहीं, क्यों लिखा रहा हूं मैं। और टर्मिनल वर्ष, तो प्रश्न ये सेकंड ग्रेड में आया था कि बेसल वर्ष का संबंध किससे है, तो इतना ही पूछा था बेसल वर्ष का संबंध किससे है, तो बेसल वर्ष का संबंध केवल बुद्धि से है, इतना ही प्रश्न पूछा कि बेसल वर्ष का संबंध बुद्धि से है। अब था यह समझ में आओ गुरुजी बेसल वर्ष क्या है और टर्मिनल वर्ष क्या है, तो इसको समझने के लिए समझा रहा हूं, बाकी एग्जाम में प्रश्न केवल यही आया है बेसल वर्ष टर्मिनल। सर पूजा जी नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स की पीडीएफ हम डाल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स की भी डाल रहे हैं और वैसे भी डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। कुछ क्लास में शायद बाल विकास वाले टॉपिक की बता रहे थे कि पीडीएफ व्यवस्थित नहीं है, तो मैं देखता हूं व्यवस्थित नहीं तो कर देंगे। शुरू तो नहीं आता मोना जी, में शुरू तो नहीं आता। आजकल मेरा डेपुटेशन चल रहा है लोशल गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसलिए मैं नहीं आता हूं।
बेसल वर्स टर्मिनल वर्स समझ लो इसको। बेसल वर्स क्या, टर्मिनल वर्स सिंपल सा है। बेसल वर्स का मतलब होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है। समझ रहे हैं आप? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल कर दोगे वो तो बेसल वर्स कहलाएगा, और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाओगे वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वर्स। जैसे मान लो कि आप 10 साल के हो, तो 10 साल तो आपकी वास्तविक आयु हो गई, और आप 15 साल तक के प्रश्नों को हल कर देते हो, तो आपका बेसल वर्ष क्या होगा, 15 वर्ष होगा। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर देते हैं वो बेसल वर्ष होता है। ठीक है, इकबाल जी मैंने आपका नाम ले लिया है। ठीक है, और तो इसमें 15 वर्ष के प्रश्नों को हल करता है, तो इसका बेसल वर्ष क्या हो गया, 15 वर्ष। टर्मिनल वर्ष का मतलब होता है जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्ष। यानी जिस आयु स्तर को बच्चा हल नहीं कर पाएगा वो टर्मिनल है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता है वो क्या कहलाता है, बेसल। समझ में आ गया? बेसल क्या है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर देगा वो बेसल कहलाएगा, और जिस आयु स्तर के बच्चे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल। समझ में आ गया? जहां 10 साल को टाबर है और वो 15 साल तक के प्रश्नों को हल करता है, तो बेसल वर्ष तो अधिकतम हो गया 15 वर्ष, और टर्मिनल का मतलब हो गया जिसको हल नहीं कर पाएगा। तो हल किसको नहीं कर पाएगा, 16 साल को नहीं कर पाएगा, तो 16 वर्ष क्या हो गया, उसका टर्मिनल वर्ष हो गया। क्या हो गया, उसका टर्मिनल वर्ष। समझ में आ गया? बेसल क्या और टर्मिनल वर्ष क्या है? बेसल वर्ष क्या, टर्मिनल वर्ष क्या है, बताओ। पूजा जी टाइम आज तो पूजा जी जान लोगे, आप इतने प्रश्न पूछ रहे हो और आपके कमेंट इतने पढ़ रहा हूँ और लड़कियां चिढ़ जाएंगी, पूजा हो गई क्या हो गई। कितने मैसेज पढ़ दिए पूजा तुम्हारे, छा गई तुम तो। 8:30 बजे है, कितना जवाब दे दिया बता। अनीता जी क्या करेंगे? हाँ, टर्मिनल वर्ष समझ में आ गया। बेसल वर्ष का मतलब है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो बेसल वर्ष है, और टर्मिनल वर्ष को मतलब है जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वो टर्मिनल है। तो 10 साल को टाबर है, वो 12 साल तक वो प्रश्न हल करे, तो बेसल वर्ष 12 साल होगी। अब हल किसको नहीं कर पाएगा, तो टर्मिनल का मतलब है जिसको हल नहीं कर पाता है, तो टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, 12 साल का बच्चा, मतलब 10 साल का बच्चा 15 साल को हल करता है, तो बेसल वर्ष तो 15 वर्ष हो गया। अधिकतम अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल करना बेसल वर्ष कहलाता है। और टर्मिनल का मतलब होता है जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता वो टर्मिनल होता है। क्या होता है, टर्मिनल होता है। तो जैसे कि 10 साल का बच्चा 15 साल के प्रश्नों को हल कर पा रहा है, टर्मिनल क्या हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया। जिसको हल नहीं कर पाएगा वो टर्मिनल। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या? हाँ, 16 साल टर्मिनल हो गया। मतलब आप ये समझ लो, लिख लो हल्की सी भाषा में, बेसल में तो इतनी सी लैंग्वेज लिख लो, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो बेसल वर्ष है। अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है वो बेसल है। और टर्मिनल में क्या लिखोगे, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाएगा। बुक वालों को लिखने की जरूरत ही नहीं है रे, ये तो उन बच्चों के लिए कई टाबर के गुरुजी मान लिखा है को नहीं ना, बा बोड़ा बच्चा के लिए बोड़ा मीनक हूं कई धरती के ऊपर, तो बा बोड़ा मीनक हूं बा के लिए लिखाऊं कि बेटा लिख दो रे ना, बने हो जाए गुरुजी मान लिखा दियो, बहुत बढ़िया गुरुजी होते। ठीक है ना, बाकी जगह का किताब भी किताब में अंडरलाइन कर लो, आराम लिख लो, कद भी सागे लिखो तो लिख दो। तो सब टाबरा को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बेसल वर्ष क्या हो गया, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को अपन हल कर लेते हैं वो बेसल वर्ष है, और जिस आयु प्रश्नों को अपन हल नहीं कर पाते हैं वो टर्मिनल वर्ष है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, वेरी गुड। विनोद जी कह रहे हैं प्रियंका जी कहां से हो? विनोद जी के करना है थाने, के करना बताओ, क्यों टेंशन लो जरा मर दिया, इतना नाम देखोगा लड़कियां का कंफ्यूज हो जाओगा, इतना सुंदर सुंदर नाम है, दिमाग में नाम ही नाम गूंजेगा। थाने कोई मतलब को नहीं विनोद जी, थे तो मैं पढ़ाऊं ना, मेरे पर ध्यान दिया करो, चाहे प्रियंका हो, चाहे पूजा हो, चाहे ललिता हो, चाहे कोशी हो, क्योंकि आपा नाम उड़ जाऊंगा तो आपने तो संख्या बई थोड़ी सी बच रही है, आपने संख्या की बच रही थोड़ी सी बच रही है, अल्पसंख्यक प्रजाति के समान आपा तो विलुप्ति के गार पर। हाँ, आजकल लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हो रही है, प्रियंका रे पूजा आगे बढ़ रही, अब आपा गिनती का बच्चा, और आप भी गिनती के चक्कर में आका नामा का चक्कर में उलझगा, आऊं रिश्ता काटा लाग जाऊंगा, तो विनोद जी आपनो वजूद कटे बच्चे को, आपन वजूद बचा के चाल लो है, आप अस्तित्व की लड़ाई है यार, कुछ समय बाद में आपने भूमिका बदलने वाली है, घर पोचा अपन लगाना पड़ेगा, ब्याह शादी के मायने गीत अपन गाना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़िया है कि आऊं आपा एक दूरी बना के रखा इन फायदों रशी। तो विनोद जी समझ गया कि मेरी बात, बहुत बढ़िया बात।
ओके, ये हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें क्लियर है ना, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। एक चीज और लिखना आप, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको माना जाता है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब यहां समझोगे ना गुरुजी, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? इसका प्रतिपादक सेगुइन को माना गया है। किसको माना गया है? सेगुइन 1866, ठीक है ना, सेगुइन 1866 को माना गया है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है ऐसे परीक्षण जिसमें वस्तुएं वास्तविक स्वरूप में होती हैं, कि मैं आपके सामने लकड़ी के कुछ खिलौने लाके रख दूं और कहूं कि इनको छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित कर दो, तो वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। यानी ऐसे परीक्षण जिसमें वस्तुएं ओरिजिनल होती हैं, उनको अपन क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक। समझ में आ गया क्रियात्मक मतलब क्या है? तो इनका प्रतिपादक कौन था? सेगुइन। यानी जिसमें वस्तुएं वास्तविक रूप में होती हैं और जिनको देख के हमें कुछ कार्य करना होता है, वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होती है। जयपुर से क्लास ले रही हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन जी कह रहे हैं गुजरा बहुत मजाक करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना कि अरे ये धीर सरी है क्या? आपको ऐसा लगता है धीर सरी है क्या? मोटिवेशनल स्पीकर बातें करते हैं और क्लास में लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे मजाक भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? अरे इसलिए करता हूँ ना, थोड़ा सा क्लास इजी रिलैक्स रहे। मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि मूवी की तरह देखें क्लास को, आपको क्लास लंबे समय तक याद रहेगी, मेरी बातें याद रहेंगी, ठीक है ना। ऐसे मुंह बना के आ जाऊं, मैं सीरियस पढ़ाऊं तो सर क्या है, ठीक है ना। क्लास ऑफलाइन क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मजाक इसलिए कर लेता हूँ। और लड़कियां के साथ ही करें, लड़कों के साथ तो क्या मजाक करें, बेचारों की वैसे हालत खराब है। प्रियंका चौधरी करें लाइव वापस करवाओगे क्या? पीछे का लाइव तो मुश्किल होगा अब, लाइव बार बार कितनी बार करवाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे प्रियंका जी। ये जरूर कर लूंगा कि मैं है ना यूनिट वाइज में डाउटफुल सेशन रख लूंगा, लाइव क्लासेस, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं सोल्व कर दूंगा, उनमें आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सेशन रख लेंगे अपन। बाकी दोबारा सेम टू सेम टॉपिक को कितनी बार पढ़ाऊं? एक बार रिकॉर्डेड डाल दिया, फिर लाइव के रूप में डाल दिया, फिर तीसरी बार दोबारा वही सेम लाइव करें तो मजा नहीं आता फिर। हाँ, मानसिक परीक्षण शब्द, इंद्रपाल जी कह रहे हैं सर मानसिक परीक्षण शब्द, ये भी लिख लो। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो किया था वो, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो किया था वो केटल ने किया था। किसने किया था? केटल ने, 1890 में, ठीक है ना। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया था? केटल ने, 1890 में। ये 2013 ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था। 2013 ग्रेड 3 में ये प्रश्न आया था कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया है? केटल ने 1890 में किया है। किसने किया? केटल ने 1890 में। फर्स्ट ग्रेड में पर्सनैलिटी दे दो। अरे फर्स्ट ग्रेड में पर्सनैलिटी है ही नहीं, क्यों दे दूं? फिर भी चलो देखते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने 1890 में किया है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुन 1866। ये सब बेसिक प्रश्न हो गए, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, ये सब आए हुए प्रश्न याद रखना। ये सब आए हुए प्रश्न हैं जो मैंने आज करवाए आपको। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बीने है। मानसिक परीक्षण, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? अल्फ्रेड बीने, 1908। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार सुझाव विलियम स्टर्न, 1912। प्रतिपादक ट्रेमन, 1916। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, MA/C/100। शैक्षिक लब्धि उपलब्धि लब्धि के सूत्र, बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, मानसिक परीक्षण। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट समझ में आ गए यहां तक। आगे बढ़े अपन लोग। अब अपन एक टेबल की चर्चा करेंगे कि साहब बुद्धि लब्धि की टेबल। तो बुद्धि लब्धि की जो टेबल है, इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो गाइडों में टर्मन की टेबल दे रखी होती है और एक होती है सामान्य टेबल। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पर्सन जब टर्मन के कोडिंग आए तो टर्मन की टेबल देख के जाना, और यदि पर्सन सीधा आए तो आपको साधारण टेबल देखनी, याद रखना। ये दोनों रूप में देखना आपको, ठीक है ना, दोनों रूप में देखना। यस 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 सर, मेरा जयपुर मन लगता सर, लेकिन घर वाले बीकानेर नहीं आने दे रहे। अशोक जी बढ़िया है, मन लगा लो कहीं भी यार, ऐसा कुछ नहीं है।
और वैसे मैं एक चीज कहूंगा कि यदि मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई कैसे होगी? आपका जहां आप रिलैक्स महसूस करते हो ना वहां पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे मैं अधिकतर में अपने गांव में पढ़ लेता था, घर में ऊपर जाके छत के ऊपर धूप पे बैठा पढ़ता रहता था। जिंदगी में वही चीजें हैं, कहाँ आपका मन कहाँ लगता है? कभी मतलब ही नहीं रखते थे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं आपको एक टेबल समझा रहा हूं थोड़ा सा ना, इसको देखना। इसको आपको सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, जो चीजें बताऊं वो देख लेना ना। तो मैं ये पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली दिख जाए, क्योंकि मेरी राइटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आएगा। तो मैं पीडीएफ के माध्यम से, अपनी जो बुक की पीडीएफ है उस चीज के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है ना। बुक की पीडीएफ के माध्यम से समझा रहा हूं, देखना इसको। देखो ये टर्मन जो है ना, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि की टेबल दी है वो टर्मन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आए तब देखना है। और मैं आपको जो दूसरी बताऊंगा वो बताऊंगा सामान्य बुद्धि लब्धि की टेबल। एग्जाम में आपको प्रायोरिटी उसी को देनी है, लेकिन कई बार प्रश्न होते हैं ना टर्मन के कोडिंग आ जाए, तब टर्मन वाला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन की कोचिंग की फीस सुरेश जी 3,000 रुपए रहेगी, चाहे सीकर हो चाहे जयपुर हो, दोनों की फीस सेम रहेगी 3,000 रुपए। उड़ीसा से क्लास ले रहा हूं सतीश सरिता जी, बहुत बढ़िया। अब देखना ये समझना, डरियो मता थे, एक तो डरिया करो मता थोड़ी बातें लेकर, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं, इजी वे में याद हो जाएगी रिलैक्स मूड में, क्योंकि ये जो बुद्धि लब्धि वाले प्रश्न आते हैं उनको सही करने के लिए टेबल याद होनी जरूरी है। अब यहां ये देखना है कि गुरुजी टर्मन के अकॉर्डिंग याद करना है मुझे। अब टर्मन के अकॉर्डिंग याद करनी है तो आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। टर्मन के अकॉर्डिंग याद करनी है तो ये टेबल देखनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत इजी याद रखना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे में देख लेना, आप समझ लो इसको, ठीक है। इसने कहा है कि 140 व उससे ऊपर जो बच्चे होते हैं वो जीनियस आते हैं। अब 140 से उससे ऊपर वाले में सब व्यक्ति विद्वान एक मत हैं। अन्य विद्वान भी कहते हैं 140 प्लस जो भी बच्चा होगा वो जीनियस होगा। लेकिन मान लो एग्जाम में 140 ऑप्शन ही नहीं है, 130 है तो 130 भी जीनियस है, 130 नहीं है तो 120 भी जीनियस है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि मैक्सिमम करनी है आपको, तो एक नंबर पे रखना है 140 से उससे ऊपर। क्या रखना है? 140 से उससे ऊपर, ठीक है। इसमें सभी मत है, ओके। फिर देखो इसने कहा है कि 130 से 139 बुद्धि लब्धि। अब यहां ये डिफरेंट है, जो सामान्य बुद्धि लब्धि टेबल है ना उसमें तो है 120 से 139, उसको उन्होंने अति श्रेष्ठ बोला है। और ये कह रहा है 130 से 139, तो सामान्य वाले में यहां डिफरेंस आ गया, याद रखना। सामान्य जो टेबल है उसमें तो क्या मान रहे हैं वो लोग, 120 से 139 क्या है, वेरी सुपीरियर है। ये डिफरेंस है, याद रखना। ये सामान्य लोग मानते हैं और टर्मन मानता है 130 से 139 क्या होगा, वेरी सुपीरियर, कुशाग्र, अति श्रेष्ठ बुद्धि। ये प्रश्न आएंगे, याद रखना। तो टर्मन के कोडिंग पूछे तब 130 से 139, लेकिन सामान्य पूछे तो 120 से 139, कुशाग्र अति श्रेष्ठ है, याद रखना, ओके। फिर देखना, टर्मन कहता है 120 से 129 बुद्धि लब्धि। 120 से 129 बुद्धि लब्धि जो होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है तीव्र या श्रेष्ठ, सुपीरियर, ठीक है ना। 120 से 129 को इसने श्रेष्ठ बता दिया, सुपीरियर बता दिया। जबकि जो सामान्य टेबल है उसमें अपन पढ़ते हैं 110 से 120, ये होती है श्रेष्ठ, सुपीरियर। और 120 से 139 होती है वेरी सुपीरियर। तो मतलब मामूली डिफरेंस आपको माइंड में रख के चलना है। टर्मन कह रहा है 120 से 129 सुपीरियर है और सामान्य लोग कह रहे हैं 110 से 120 सुपीरियर है, ठीक है ना। तो आगे देखें, फिर देखो 110 से 119 ये औसत से अधिक है, अबू एवरेज, ठीक है। इसको सामान्य लोगों ने सृजनात्मक बुद्धि कहा, इसको औसत से अधिक ही कहा जाता है। तो इसमें सभी सेम है, औसत से अधिक में। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। और इस पे दो टाइप के प्रश्न पूछ सकता है आपसे। सबसे अधिक जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है औसत बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो औसत बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 90 से 109 होती है। क्या होती है? 90 से 109। और ये भी पूछ सकता है कि इनका जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो किसका होता है, सामान्य बालकों का होता है। ये प्रश्न एग्जाम में ग्रेड 3 एग्जाम में आया हुआ है कि इनका जनसंख्या में परसेंटेज होता है 50%, ठीक है ना। ये 50% होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और सबसे कम होते हैं प्रतिभाशाली 2.20। और ये जो मंद बुद्धि है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये सब भी 2.20 ही होते हैं, ठीक है ना। और इनका प्रतिशत 50% होता है। फिर 110 से जो 119 होते हैं, ये इनका परसेंटेज होता है 16.10 के आसपास, ठीक है ना, 16.10। और ये होते हैं 6.70%, 6.70। ये याद करने की जरूरत नहीं है,
आप नॉर्मली ये जरूर याद रखना, जनसंख्या में सबसे अधिक परसेंटेज किसकी होती है? सामान्य बच्चों की। क्या होती है? सामान्य बच्चों की, ठीक है ना। 50% होता है, याद रखना। तो ये इनका जरूर याद रखना। 140 से उससे ऊपर प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बालक दोनों का 2.20% होता है, याद रखना। ये 2.20% होते हैं जनसंख्या का, प्रतिभाशाली भी मंद बुद्धि भी, ठीक है। सबसे अधिक होते हैं सामान्य बालक। फिर 80 से 89 को इसने अल्प सीमावर्ती या डल बालक कहा है, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। 70 से 79 ये औसत से कम है, बिलो एवरेज है, याद रखना, ठीक है। 80 से 89 को सामान्य पिछड़ा बालक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको सामान्य बुद्धि लब्धि वालों ने क्या कहा? पिछड़ा बालक, कि पिछड़ा बालक की बुद्धि लब्धि होती है बैकवर्ड चाइल्ड की। 50 से 69 को मूर्ख कहा है इसने मटरमन ने, जबकि सामान्य जो बुद्धि लब्धि है उसमें अल्प बुद्धि कहा गया है। क्या कहा गया? अल्प बुद्धि कहा गया है, ठीक है। तो 50 से 69 मूर्ख है। वैसे मंद बुद्धि जो होता है ना वो 70 से कम होता है, तो ये एक प्रकार से ये मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि है, लेकिन टर्मन ने इनको मूर्ख कहा है। और 25 से 49 क्या होता है? मूड, इम्बेशियल, हीन बुद्धि, इम्बेशियल, हीन बुद्धि। तो हल्का सा इनको देख लेना, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। इतो सो याद करना था, या टेबल थारे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और रामेश्वर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया बच्चे हो रामेश्वर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे तो गुड इवनिंग चल रही है, बट फिर भी गुड मॉर्निंग चलेगा आपकी। पिंकू जी कह रही हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ऐसे मैसेज मत किया करो, मेरे अंदर वाइब्रेशन होता है पिंकू जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज क्यों करते हो आप? मैं सोचने लग जाता हूं कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी है। कई बच्चे सर स्मार्ट लग रहे हो, ऐसे मत किया करो ना, शर्म आने लग जाती है मेरे को, फिर फील होता है। ओके, सकीना कहाँ थी ते दिन? सकीना, सकीना का नाम नहीं लिया मैंने, सकीना नाराज चल रही है कितने दिनों से। मेरा भी रिप्लाई, पूजा जी आपकी तो रिप्लाई दे रहा हूँ, मेरा भी रिप्लाई दे दो। बताओ क्या देना है पूजा जी? आपकी तरफ स्माइल दे रहा हूँ, और बताओ। आ लो, स्माइल फेंक रहा हूँ मैं आपकी तरफ, खुश हो जाओ आप। और कुछ नहीं फेंका मैंने, स्माइल की बात की मैंने। वॉइस क्लियर है, ठीक है। सर मेरा अर्पुल जी बोलो, मेहपाल जी गुड इवनिंग, निशा जी ठीक है। और बताओ, निशा भी आज के दिनों से आई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 140 से उससे वो प्रतिभाशाली है, 130 से 139 कुशाग्र, 38 श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, 120 से 129 श्रेष्ठ सुपीरियर है, 110 से 119 औसत से अधिक अबू एवरेज है, 90 से 109 सामान्य औसत है, 80 से 89 अल्प या सीमावर्ती डल है, वैसे इसको पिछड़ा बालक भी कहा जाता है, 70 से 79 औसत से कम है, 50 से 69 मूर्ख अल्प बुद्धि भी कहा जाता है, और 25 से 49 को मूड इम्बेसियल हीन बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, 2 मंथ बाद में ही निशा जी क्लास में, वेरी गुड। हाँ तो तभी तो कर रहा हूँ निशा जी, देखो मेरे को क्या क्या याद रहता है, मैंने आपको मिस किया, देख लो। अब इतने गजब के टीचर मिलेंगे क्या कि इतने सारे बच्चों में से 5000 बच्चों ने, 6000 बच्चों ने, 7000 बच्चों ने कोर्स ले रखा होगा, तो इनमें से एक एक बच्चे का नाम देख लो, पता चल जाता है। आप कह दोगे सर आपको लड़कियों के नाम याद रहते हैं, लड़कों के तो नहीं रहते, लड़कों के भी सबके रहते हैं मेरे, मैं नोट करता रहता हूँ बस, कौन सा बच्चा आ रहा है क्लास में, कौन सा बच्चा नहीं आ रहा है। लड़कियों को याद करते गुरु जी, विनोद जी याद है, विनोद मन पहले ही पता था कि विनोद जी का कमेंट जरूर आएगा, गुरु जी लड़कियों को याद करते हो, हमें तो कोई याद ही नहीं करता। आज विनोद जी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया आपके साथ मैंने, अब तुम्हारे मन में ही रहेगा इस, तो लड़कियों को याद करते हैं, लड़कियां भी चारों तरफ। अब क्या करें, तो अब तुम लोगों को याद करें भी क्या फायदा है, सिलेक्शन तुम लोग लेते नहीं हो, ठीक है। और लास्ट 0 से 24 महामूड, यानी कि नीचे नीचे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एकदम से डाउनफॉल, एकदम से ये हो जाएगा एक प्रकार से, जो जड़ इडियट हैं वो 24 से नीचे या 20 से नीचे आ जाएंगे, वो महामूर्ख आ जाएंगे। ओके, वेरी गुड इवनिंग। जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उनको भी बहुत सारी गुड इवनिंग, और जो लास्ट ले रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग, जो बीच की ले रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग, ठीक है। ओके, नाम लेते ही नहीं हो, कौन सी ममता पटेल, आले ममता जी, सर लड़कों पे भी ध्यान दो। विशाल जी लड़कों पे पूरा ध्यान है, मैं तो थारा अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ूं, क्लास कमाएं, ऑफलाइन क्लासेस कमाएं, तो मैं लड़का के लिए तो फेवर करूं। अब ऑनलाइन में तो लड़के लड़के दिखें, इस्माइल आई भेजे थे, तो फिर तो लड़कियां पर ध्यान दो ना, बताओ थार पर क्या ध्यान दियो जा, ऑफलाइन में तो लड़कों पर देना पड़ता है मेरे को। ओके, ये देखना, ये मैंने अभी जो बताया वो चीज है। 130 से 38 टेस्ट जो होते हैं वो 2.20 पर है, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे इनका परसेंटेज 2.20 होता है। जो 120 से 130 6.70 टर्मन के अकॉर्डिंग,
110 से 119 16.10% जनसंख्या में। औसत बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 50% होता है जनसंख्या में। सीमावर्ती 6.70 80 से 89 वाले में, और जो 70 से कम वाले हैं उन सबका 2.20 होता है। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं 120 मतलब इनकी जनसंख्या में क्या प्रतिनिधित्व है इनका। तो आपको याद रखना है कि 130 प्लस जो 100 प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन सबका 2.20 है, और 120 से 130 जो टर्मन ने माना है वो 6.70 है। 110 से 120 16.10 है। औसत बच्चे 50% हैं। सीमावर्ती 80 से 89 6.70% हैं, और फिर मंद बुद्धि जो होते हैं वो 70 से कम होते हैं, वो 2.20% है। ओके सर, हमारी बुक में तो नहीं है। हाँ, आपकी बुक में कैसे नहीं है? सभी में है। ये तो अपनी वाली अवनी साइकोलॉजी जो भी है। समग्र मनोविज्ञान नहीं है क्या आपके पास? समग्र मनोविज्ञान, समग्र मनोविज्ञान में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां मैं एक चीज और बता रहा हूं इस किताब का, एक किताब की एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये पूरा नहीं देखना है, किताब में बहुत सारी चीजें डाल रखी मैंने, सब नहीं पढ़ना है। आपने कोर्स लिया तो इसका फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या पढ़ना है। अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन याद रखना, बौद्धिक असक्तता के वर्ग। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक चीज बता रहा हूं वो देख लेना आप, ठीक है ना। इसमें ये देखना कि जो मंद बुद्धि बालक हैं वो 70 से कम होते हैं। मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? 70 से कम वाले सब मंद बुद्धि बालक होते हैं। तो मंद बुद्धि बालक में औसत बुद्धि लब्धि क्या होगी? मंद बुद्धि जो है उनमें औसत बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मंद बुद्धि बालक में औसत बुद्धि लब्धि ही होती है 35 40 से 50 55। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना कि मंद बुद्धि बालक होते हैं वो 70 से कम होते हैं। मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? 70 से कम। और मंद बुद्धि बालकों में भी औसत बुद्धि लब्धि पूछे ना आपको, मंद बुद्धि बालकों की औसत बुद्धि लब्धि, तब आपको ये बताना है कि 35-40 से लगभग 50-55, 35-40 से लगभग 50-55 इनकी एवरेज जो है वो होती है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं, याद रखना। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। यहां तक कोई डाउट थोड़ी है, ये चीजें मैंने बताई हैं वो देख लेना, ठीक है ना। ये मैंने बता दिए, समझा दिया आपको, ठीक है ना। ये सामान्य बुद्धि लब्धि की टेबल है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 139 अति श्रेष्ठ सामान्य जो लोगों ने माना है, 110 से 119 सुपीरियर, 90 से 109 या 110 औसत, 80 से 89 पिछड़े बालक हैं। वैसे टर्मन ने मंद बुद्धि कहा था। 70 से 79 सीमांत मंद बुद्धि फीबल, 50-70 मंद बुद्धि निर्बल, 25 से 50 मूर्ख मूलहीन इम्बेसियल, और 25 से कम जड़ बुद्धि। ये सामान्य टेबल है। अब मैं वापस आपको लेके चल रहा हूं। अब जैसे मैंने किताब में वेस्लर के अकॉर्डिंग डाल दिया, तो वेस्लर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेट की तैयारी करो ना साइकोलॉजी में, तब आपको देखना पड़ेगा वेस्लर के अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि सारणी क्या है। ये आपको नहीं पढ़ना और इतना याद भी नहीं कर पाओगे, तो वेस्लर छोड़ दीजिए, याद रखना, ठीक है ना। डेविड वेस्लर, ब्रिजेज वाला छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ देना आप, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बिंदु समझा रहा हूं, उस पर आ जाओ आप। अब उस पर आ जाएं। अब अपन बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब तक हमने बुद्धि लब्धि की बेसिक चीजों की चर्चा की है, अब हम बुद्धि परीक्षण की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको समझना आप। बुद्धि परीक्षण के प्रकार समझना आराम से, मेरे साथ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि साहब बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। सीधा प्रश्न पूछे तो आपको बताना बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है वैयक्तिक और एक होता है सामूहिक। समझ में आ गया? व्यक्ति को मतलब समझो कि व्यक्ति को मतलब ये है कि मैं एक एक बच्चे का जब टेस्ट लूंगा तो व्यक्तिक टेस्ट कहलाएगा, और सामूहिक का मतलब है मैं आपकी पूरी क्लास का टेस्ट लूंगा तो क्या कहलाएगा? सामूहिक। समझ में आ गया? व्यक्तिक क्या होता है और सामूहिक क्या होता है? एक बच्चे का टेस्ट एक बार व्यक्तिक है, सभी बच्चों का एक साथ टेस्ट सामूहिक है। क्लियर है? मुख्य प्रकार दो हैं, व्यक्तिक और सामूहिक, ठीक है। अब देखो व्यक्तिक के दो प्रकार हैं, शाब्दिक वर्बल और अशाब्दिक नॉन वर्बल। ऑब्लिक क्रियात्मक, ऑब्लिक लगाना क्योंकि दोनों सेम नहीं होते हैं। सामूहिक के भी दो प्रकार हैं, वर्बल नॉन वर्बल, शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। समझ लिए, समझो मेरी बात को। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि सर दो प्रकार के, व्यक्तिक और सामूहिक, ठीक है। अब देखो व्यक्तिक के दो प्रकार हैं, शाब्दिक
और अशाब्दिक। नॉन वर्बल क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। सामूहिक के दो प्रकार हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। दीपक जी कह रहे हैं सर लड़कों को प्यार वाली नहीं लातों वाली फीलिंग दो। एकदम सही कह रहे हो दीपक, मेरा भी मन में ही आवे। टिंगर बिगड़गा मड़ा है और टिंगरा लाइन पर लाना बहुत जरूरी है ना। बड़ा के लिए प्यार कठवा आओ बताओ। हाँ गरिमा शुक्ला जी बोलिए सर बोलिए। अब समझ में आएगी था रह बात। परीक्षण दो प्रकार के, व्यक्तिक और सामूहिक। मुख्य प्रकार दो ही हैं। व्यक्तिक के दो प्रकार हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। सामूहिक के भी दो प्रकार हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इन पे बहुत प्रश्न पूछे गए, इन पे बहुत प्रश्न पूछे गए, ये समझ लो। क्योंकि आज पूरा तो हो नहीं पाएगा, कल अपने को एक क्लास और रखनी पड़ेगी बुद्धि टॉपिक पे, तब जाके पूरा होगा परीक्षण के प्रकार। तो समझो व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक में शाब्दिक अशाब्दिक, सामूहिक में शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब समझ लो कि जो जिनको पढ़ना लिखना आता है, जिनको बोलना आता है, उनकी बुद्धि का मापन करेंगे तो कौन से टेस्ट का प्रयोग करेंगे? शाब्दिक टेस्ट का प्रयोग करेंगे। और अशाब्दिक में किसका प्रयोग करेंगे? जिनको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, गूंगे हैं, बहरे हैं, अनपढ़ हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखो अशाब्दिक और क्रियात्मक में अंतर होता है। क्रियात्मक में कोई भी वस्तु होती है, ओरिजिनल होती है, जैसे पेन है तो ये ओरिजिनल होगा, ये क्रियात्मक परीक्षण है। और अशाब्दिक के अंदर क्या होगा? इसका चित्र बना हुआ होगा, कोई भी वस्तु का चित्र बना हुआ होगा, वो अशाब्दिक परीक्षण है। और जब वस्तु ओरिजिनल रूप में होगी तो वो क्रियात्मक है। ये फर्क होता है अशाब्दिक और क्रियात्मक का, याद रखना, ठीक है। अब यहां समझना आपको क्या है, शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग तो किसके लिए करेंगे? शिक्षित लोगों के लिए। किसके लिए करेंगे? शिक्षित लोगों के लिए, और उनकी अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए। कौन सी बुद्धि का? अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए। और यहां से प्रश्न पूछेगा अशाब्दिक। अशाब्दिक क्रियात्मक में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। अशाब्दिक में याद रखना है आपको कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, यानी जो अनपढ़ हैं, ठीक है ना, यानी अनपढ़ लोग जो भी हैं, ठीक है, निरक्षर लोग जो भी हैं, ठीक है, गूंगे बहरे हैं, गूंगे हैं बहरे हैं, ठीक है, या छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटी आयु के बच्चे हैं, या मान लो अपन अलग अलग देश के लोगों की बुद्धि का मापन करना है, तो अपन कौन से टेस्ट का प्रयोग करेंगे? अशाब्दिक। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको लिख लेना। अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग गूंगे, बहरे, अनपढ़, या मान लो कि अपने को 5 देशों के लोगों की मापन करना है, इंडिया, चाइना, रूस, यूक्रेन, ठीक है, पोलैंड, तो अपन अशाब्दिक टेस्ट ले लेंगे। क्योंकि भाषा का झूठ 3 भी इस्तेमाल ही नहीं होगा उसमें, भाषा का इस्तेमाल होगा तो अपने को 5 भाषाओं में बनाने पड़ेंगे। तो अशाब्दिक टेस्ट का प्रयोग अपन गूंगे, बहरे, अनपढ़, छोटे बच्चे और अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि का मापन करने में करते हैं, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात यही थी, टेस्ट के मुख्य प्रकार व्यक्तिक और सामूहिक। व्यक्तिक का भी 2 ही प्रकार है, सामूहिक का भी 2 प्रकार है। शाब्दिक को मतलब वो है पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि का मापन, और इसमें अपन अनपढ़, गूंगे, बहरे, छोटे बच्चे, इनकी बुद्धि का मापन करने में करते हैं। सामूहिक में भी सेम चीज आ जाएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है यहां तक। अब अपने को इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण तो कौन से हैं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कौन से हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक कौन से हैं, सामूहिक अशाब्दिक कौन से हैं। मतलब आपको इन टेस्टों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये व्यक्तिक शाब्दिक हैं। इंपोर्टेंट बहुत सारे टेस्ट हैं, लगभग 6000 टेस्ट हैं। मैं तो केवल चंद लिखाऊंगा आपको, वही बताऊंगा जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बाकी एनालिसिस नहीं देखना। तो इन टेस्टों के नाम, उनके प्रतिपादक, ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक प्रकार से रटने वाला बिंदु है, ये रटने वाला बिंदु है, याद रखना। इनको रटना ही पड़ेगा बुद्धि वाले टॉपिक में अधिकतर चीजों को। तो कल अपन इसमें टेस्टों की चर्चा करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो टेस्टों के ऊपर रहेगी कि व्यक्तिक शाब्दिक टेस्ट कौन से हैं, व्यक्तिगत अशाब्दिक टेस्ट कौन से हैं, सामूहिक शाब्दिक टेस्ट कौन से और सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट कौन से हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन मिलेंगे, टेस्टों को लेकर 8:30 बजे फिक्स अपन मिलते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।